अगर आप मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2027 में देने वाले और साइंस में कुछ भी तैयारी नहीं किया है, साइंस से परेशान हो रहे हैं, साइंस से डर रहे हैं, तो अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस बताएंगे। कितने क्वेश्चंस रहेगा? टॉप 30 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सभी आपके क्वेश्चन बैंक से रहने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो अगर आप सही में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सही में साइंस में एक भी क्वेश्चन को गलती नहीं होने देना चाहते हैं, तो आज से अभी से इस सभी प्रश्नों को एकदम घोल के पी जाना है। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे डियर, है ना। क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं ना, अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा अंत तक, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक की क्लासेस फ्री है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर PDF आप लोगों को मिलता रहता है। आइए, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आप लोग को पता भी होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, है ना, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जैसे कि हवा क्या है, पारदर्शी, जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो सकती है ना, तो यही चीज बताया गया है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे पानी या कांच में जाती है, तो वह अपनी दिशा बदलकर मुड़ जाती है। क्या? कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपनी दिशा बदल लेती है, और वह दिशा बदलकर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण के इस मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप चीजें समझ गए होंगे। जब प्रकाश का एक पारदर्शी, है ना, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, ठीक है ना, प्रवेश करती है, तो वह अपनी दिशा क्या कर लेती है? वह अपना दिशा बदल लेती है, वह अपना दिशा बदलकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की किरण के इस मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वेरी सिंपल है, आराम से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको जरूर याद होना चाहिए, हाँ, 30 के 30 प्रश्न आपको याद होना चाहिए, एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा नहीं, है ना। देखिए, आप लोग एक कॉपी बना लीजिएगा, जिसमें आप लोग जो है ना VBI क्वेश्चन का सीरीज बना लीजिएगा। उसमें जो भी चीजें मैं बताऊं उसको आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। और देखिएगा बहुत अच्छा तैयारी होगा। देखिए, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? VBI क्वेश्चन है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में, है ना। तो विस्थापन तो आप लोग समझ भी करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या? कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट जो है ना, देखिए जिंक क्या हुआ, कॉपर को क्या किया, उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर दिया ना। जिंक जो है कॉपर को विस्थापित करके उसको अलग कर दिया, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हुआ। तो यही चीज है, जिंक जो है ना कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको क्या किया, विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन द्विविस्थापन में बात करेंगे कि द्विविस्थापन में दो यौगिक आपस में अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं ना। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक जो होता है ना आपस में अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। जैसे देखिए AgNO3 प्लस में NaCl, तो Na के जगह पर Ag आ गया, और Ag के Na के जगह पर, है ना, Ag के जगह, देखिए यहाँ पर Na के जगह पर ये Ag और Ag के जगह पर ये Na है ना, अदला बदली कर लिया ना। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में अपने आयनों का अदला बदली कर लेता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। बताइए, क्या क्लियर है ना? बहुत सिंपल सा आंसर। आप एकदम ध्यान से सभी वीडियो को देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न आपको याद हो जाएगा, और बहुत आसान आसान आंसर लाए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन। बताइए, संयोजन अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मेरे डियर, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना, यहाँ पर मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जैसे है ना हाइड्रोजन प्लस में, है ना, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाएगा। ये सब क्या है बताइए? दो या दो से अधिक अभिक्रिया आपस में मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करे ना, तो वो आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। समझ गए ना बात को? देखिए, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम VBI प्रश्न है, और हमें पता है कि आप सेकंडों में याद कर लिए होंगे। ओके, नेक्स्ट
आप सभी को बताना है कि रक्त और लसिका में अंतर, ये 10th बायोलॉजी का पूछा जाने वाला प्रश्न परीक्षा में है, ठीक है, कि रक्त और लसिका में क्या अंतर। ध्यान दीजिएगा कि रक्त का रंग लाल होता है, रक्त लाल रंग का होता है तथा इसमें लाल रक्त कण अर्थात आरबीसी पाए जाते हैं। क्या मेरे डियर, कि रक्त का रंग लाल होता है और इसमें लाल रक्त कण अर्थात आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को पहुंचाता है, ठीक है। आरबीसी क्या पता है, ऑक्सीजन का वाहक किसे कहते हैं, तो आरबीसी को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। ये भी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ तो रक्त के बारे में आप समझ गए कि रक्त का सरजी रंग लाल होता है तथा इसमें लाल रक्त कण अर्थात आरबीसी पाया जाता है, और यह जो है ना पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को पहुंचाता है। अब जैसे बात करेंगे लसिका, लसिका है ना लिम्फ की, देखिए जबकि लसिका रंगहीन या हल्के पीले रंग की होती है। लसिका कैसे होता है डियर, तो लसिका रंगहीन होता है, ये पीला हल्का रंग का होता है, इसमें आरबीसी नहीं होता है, या शरीर की रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। देखिए लसिका काम क्या है, ये शरीर को रोगों से रक्षा करना, ठीक है, रोगों से रक्षा करती है लसिका, ठीक है। लसिका का कलर है ना, ये फिलहाल रंगीन भी होता है और ये हल्के पीले रंग की होती है, ठीक है, इसमें आरबीसी नहीं होता है। तो देखिए दोनों से मिलता जुलता चीजें हैं, आप जो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, और इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको याद करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर बताइएगा कि फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम क्या कहते हैं, बताइए। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम है ना, वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ये 3 प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है एग्जाम में, तो प्लीज याद कर लीजिएगा। देखिए ना कितना आसान आंसर लिखा गया है, फ्लेमिंग का बामा हाथ नियम है ना, वाम हस्त नियम भी लिखा जा सकता है। तो यदि बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा ये हुआ, तर्जनी ये हुआ, मध्यमा है, ठीक है, तो ऐसे होता है ना, ऐसे, ठीक है। तो यदि बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी मध्यमा और एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, ठीक है, एक दूसरे के ऐसे लंबवत फैलाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो तर्जनी किसको दिशा करेगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करेगा, मध्यमा धारा की दिशा को, और अंगूठा जो है ना ये बल की दिशा की गति को बताता है, समझ गए ना। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बिल्कुल सिंपल था, कितना आसान था बताइए, तो कि यदि फ्लेमिंग, यहाँ पर आप मन से भी एक टॉपिक लगा सकते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को इस तरह से एक दूसरे लंबवत फैलाते हैं, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा और अंगूठा जो है ना ये बल की दिशा को बताता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसको इंगित करता है ना, अंगूठा किसको इंगित करता है बताइए, धारा को, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, धारा को, चुंबकीय क्षेत्र दिशा को, है ना, बल का। तो आपको पता होना चाहिए सर जी बल को संकेत करती है ना, अंगूठा किसको संकेत करती है, बल को। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव कब बनता है, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनता है, तो दोनों का एक दूसरे में कॉम्बिनेशन है, इसलिए आपको हर एक चीजों को बढ़िया से पढ़ना है। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के ढेरों सवाल, फ्री क्लासेस, फ्री पीडीएफ सब आपको मिलता रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना, बोर्ड एग्जाम्स में बेहतर होके रहेगा। देखिए जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा पक्का हर हाल में, आप स्क्रीनशॉट भी इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखेंगे जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। जाइलम में देखिए यह मिट्टी से जल और खनिज लवण को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है ना, जाइलम का क्या है, जाइलम जल का वहन करता है, तो जाइलम क्या करता है ना डियर, कि यह मिट्टी से जल और खनिज लवण को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम, देखिए फ्लोएम क्या करता है ना डियर, कि यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, ये भोजन का संबंध करता है, और जाइलम जल का वहन करता है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट बताएंगे, देखिए जाइलम का बहाव एक ही दिशा में होता है अर्थात नीचे से ऊपर। देखिए जाइलम क्या होता है, जल का वहन करता है ना, तो जाइलम का मेरे डियर बहाव जो होता है ना ये एक ही दिशा में होता है, ये तो सीधा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, तो एक ही तरफ में इसका बहाव होता है। लेकिन फ्लोएम में कुछ ऐसा नहीं होता है, फ्लोएम में इसमें बहाव दोनों दिशा में होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है ना। देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ बहाव होता है, ये भी समझ गए। अगला देखिए, जाइलम अधिकांश कोशिकाएं मड़ी होती है। जाइलम जो होता है डियर, तो जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मड़ी होती है अर्थात मृत होती है, लेकिन फ्लोएम की अधिकांश कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है अर्थात जिंदा होती है। तो ये तो आपको जरूर याद कर लेना है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, और हमें पता है कि आप मात्र 2 मिनट में याद कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 है कि लोहे के सामान पर हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की बनी वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। तो आप ऐसे आसानी से लिख सकते हैं कि लोहे की बनी वस्तुओं को, है ना, जंग से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए उसको पेंट किया जाता है, समझ गए ना। बताइए लोहे की बनी वस्तु पर पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उसका संपर्क हवा अर्थात ऑक्सीजन और जल से ना हो। अच्छा, इससे क्या तात्पर्य है, अगर ऑक्सीजन और जल से उसका संपर्क ना हो, इससे सर जी,
तो इससे लोहे में जंग नहीं लगती है। मान लीजिए लोहा है ना, उसमें पानी नहीं पड़ेगा, उसमें हवा ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसमें जंग नहीं लगता, ठीक है। तो हाँ, लोहे की बनी वस्तुओं को पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उसका संपर्क जो है ना हवा और नमी अर्थात जल से ना हो, ठीक है, और लोहे में जंग नहीं लगती है और वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। समझ गए? अगर मान लीजिए लोहे की बनी वस्तुओं को अगर पेंट कर देते हैं ना, तो पेंट करने से ना तो वो जल के संपर्क में आ पाता है, ना ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में, ठीक है ना, क्योंकि उस पर परत चढ़ जाता है, तो इसलिए उस पर जंग नहीं लगता है। समझ गए ना? इस देखिए लोहे का गेट हो जाएगा, इस पे पेंट करना चाहिए। खिड़की पे, पुल और रेलिंग का पर जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करेंगे, दृष्टिदोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एकदम हर हाल में घोल के पी जाना है। दृष्टिदोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है डियर। देखिए जब आंखों से बनी वस्तु है ना, जब हमारी आंखों पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है ना, जब मानव के नेत्र पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है, तो इस स्थिति में कहा जाता है कि उस आंख में दृष्टि दोष है। बात को समझे ना? मान लीजिए ये वस्तु आपके सामने रखा है, या तो धुंधला दिखा रहा है, या तो आपको है ना नहीं दिख रहा है, या तो आपको बहुत दूर दिख रहा है, तो ये इस तरह का आपका क्या दृष्टि दोष हो जाता है। समझ गए ना? देखिए दृष्टिदोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टिदोष मुख्यतः कितने प्रकार के सर? 3 प्रकार के। एक होता है निकट दृष्टिदोष, एक होता है दूर दृष्टिदोष और एक होता है जरा दृष्टिदोष। क्या आपको याद हुआ दृष्टिदोष के कितने प्रकार सर? 3 प्रकार। कौन कौन सा? एक सर निकट दृष्टिदोष, एक होता है दूर दृष्टिदोष और तीसरा होता है जरा दृष्टिदोष। यहाँ तक क्लियर है ना? बताइए। बिल्कुल सर क्लियर है। तो आप लोग प्लीज क्लास को वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिए। आपके जितने भी दोस्त 10th वाले हैं ना, सभी के पास एक बार शेयर कीजिए ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, और हाँ एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर क्या है? बताइए। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर क्या है? इसमें तो अंतर क्लियर दिखता है, आप आराम से और वैसे भी बता सकते हैं। देखिए जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, जैसा कि हरे पौधे। बात खत्म, ठीक है। और देखिए विषमपोषी में क्या होता है कि जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जो जीव अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जैसा कि मनुष्य, पशु, ये सब अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित रहते हैं, अपना भोजन है ना स्वयं नहीं बनाते, इसलिए क्या कहा जाता है बताए तो इसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। कितना आसान था, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 10 नंबर, केमिस्ट्री का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सही बता रहा हूँ, आज जितना भी क्वेश्चन लाए ना एकदम हाई एंटीबायोटिक है। बहुत बेहतर प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, इसलिए प्रश्न को घोल के पी जाना। समझ गया ना? देखिए आपको बताना है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। देखिए जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल बात है ना कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर से ग्रहण की जाती है ना, ऊष्मा का है ना, ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, ऊष्मा जरूरी होता है, जिसको उसे ऑक्सीकरण या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बताए तो उसे ऑक्सीकरण नहीं होगा, अवकरण हो सकता है, ठीक है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये 10 प्रश्न बताइए। 10 प्रश्न आपको अच्छा लगा पढ़ने में? यस या नो? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 11 पता है? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, वेरी गुड, समझ गया ना? तो ये चीजें आप लोग समझना है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या बताइए। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पता है ना? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, सभी को जानकारी होगा, ठीक है। तो मेरे डियर आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने के गुण को प्रतिरोध कहते हैं। क्या सर? कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने के गुण को ही प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, और ओम का संकेत याद कीजिएगा, ओम का संकेत ये होता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत? कहेंगे नो प्रॉब्लम गुरुजी। नेक्स्ट की बात करेंगे, अगला प्रश्न है बाबू 12 नंबर, ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत जो बर्बाद होता है ना, इसके कारण क्या बताइए? ओजोन परत नष्ट जो हो जाते हैं ना, बताइए। देखिए ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से CFC के कारण ये नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी की सुरक्षा हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो आप एक लाइन में आंसर बताएंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आप कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सर जी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। और यहाँ भी वही लिखना है, नो प्रॉब्लम। देखिए
वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों की रोशनी बार बार मुड़ती रहती है, बार बार जो है ना इधर से उधर होती रहती है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझ गए ना जी सर। नेक्स्ट बताइए, अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षारक में दो मुख्य अंतर बताइए। अम्ल और क्षार, देखिए अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, कितना आसान है, आप लिख भी सकते हैं कि अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है, कॉलम बना के भी बना सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से दोनों चीजें सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन अच्छा से लिखना। हेडिंग यहाँ पर एक बना ही देना है कि अम्ल और क्षार में निम्न अंतर है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला की बात करेंगे कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, मामला खत्म। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्या करता है मेरे डियर कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है जबकि क्षारक क्या करता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ये भी चीजें समझ गए। अगला भी लिख सकते हैं कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लिख सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, श्वसन के कितने टाइप्स की आपको जानकारी है सर? श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, अब इसका अंतर बताना है, इस दोनों में क्या डिफरेंस बताना है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी मेरे डियर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। मेरे डियर आप सभी को पता होगा कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, और इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मेरे डियर क्या कि वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में जस्ट इसका अपोजिट होता है कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के बिना होता है तथा इसमें कम ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, इसमें कम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला 16 पर बात करेंगे। देखिए 15 क्वेश्चंस पढ़े हैं, 15 और क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पूरे 30 क्वेश्चंस को पढ़ना है, 30 VVS सब्जेक्टिव, ठीक है, और ये मान लीजिए परीक्षा के लिए अमृत है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है और दो उपयोग भी लिखिए, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, POP जिसे कहते हैं ना, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू में 1/2S2। क्या आप लोग समझ गए? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू में 1/2S2। और इसका उपयोग देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्नलिखित उपयोग है। पहला हो जाएगा टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में। क्या सर? टूटा हुआ जो हड्डी होता है ना, उसमें प्लास्टर चढ़ाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाया जाता है, उजला वाला, ठीक। और दूसरा, मूर्तियां एवं सजावटी वस्तुएं बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो ये भी सिंपल है, आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, आपको हंसते हंसते बना देंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए, आपको बताना है अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। अवतल दर्पण के बताइए मेरे डियर, अवतल दर्पण के दो उपयोग, क्या आपको पता है? आप लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग बना के कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है, प्लीज लिखेंगे ऐसा, तब बेहतर होगा। जैसा कि पहला हो जाएगा दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का, और डॉक्टर द्वारा दांत एवं गले सब की जांच करने में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है, अवतल दर्पण का यूज समझ गए। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। डॉक्टर लोग आंख कान गला इत्यादि सबकी दांत वात जांच करने के लिए क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर बताइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी की दो कमियां लिखिए। मेंडलीव जो थे ना बाबू, उसके आवर्त सारणी की दो कमी बताना। आप लिखेंगे मेंडलीव के आवर्त सारणी के दो कमियां निम्नलिखित है ना। क्या लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की दो कमियां निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा डियर, क्या होगा बताइए, तो पहला हो जाएगा हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं था, है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई भी निश्चित स्थान नहीं है। और दूसरा हो जाएगा समस्थानिक के लिए अलग अलग स्थान नहीं था। क्या था बताइए, तो समस्थानिक के लिए अलग अलग स्थान नहीं थे। ये आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी की दो कमियां को आप लोग समझ गए होंगे, इसको याद कर लीजिएगा, जरूरी है। अगला प्रश्न बताइएगा, साबुन और अपमार्जक में, अपमार्जक मेरे डियर सर्फ को अपमार्जक कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या चीजें डिफरेंट है, इसमें क्या आपको क्या बोलते हैं ना कि क्या अंतर दिखता है, आइए ना जानिए बहुत बेहतर से, है ना। जो भी आपको नहीं पता होगा सब क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था कि अंतर लिखने वाले प्रश्न में आपको एक हेडिंग बनाना है। क्या बनाइएगा कि साबुन और अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है, यहाँ पर लिखेंगे। पहला देखिए, साबुन कठोर जल में कम झाग देता है जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी अच्छी तरह से झाग दे देता है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा देखिए, साबुन से कपड़े कठोर जल में अच्छी तरह साफ नहीं होते। साबुन से जो कपड़े होते हैं ना, ये कठोर जल में अच्छी तरह से साफ नहीं होते हैं, जबकि अपमार्जक से कठोर है ना, कठोर जल में भी कपड़ों को अच्छी से तरह साफ करता है, ठीक है। तो वो ये सही हो जाएगा, समझ गए ना। तो साबुन और अपमार्जक में ये अंतर एक बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे डियर। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर गुरुजी? क्या है सर? ये है ना बाबू, बताइए कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। क्या आपको पता है? ये आपसे 5 नंबर में भी पूछा जाता है, हालांकि ऑब्जेक्टिव के लिए रगड़ दीजिए ना कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। देखिए बाबू,
जब किसी धारावाहक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, क्या सर? कि जब किसी धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, क्या लगता है डियर? तो उस पर बल लगता है और जिससे वह घूमने लगता है ना, इसी सिद्धांत को विद्युत मोटर कार्य करती है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत यही है, ठीक है? क्या समझ गए, है ना? ये 2 मार्क में पूछा जाता है, लेकिन आप सभी से 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या सर जी 5 मार्क के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर का, है ना, नामांकित चित्र एवं सिद्धांत वर्णन करें, ठीक है? तो ये चीजें भी आप लोग को बताएंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये चीज आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्या है बताइए? धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर, है ना, धमनी और शिरा में 2 अंतर बताना है। एकदम बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होगा, ठीक है? धमनी और शिरा में आप लोगों को अंतर बताना है, ठीक है? आपको इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हेडिंग बता दिए क्या बनाना है कि धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। ओके, पहला लिखेंगे, धमनी रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी क्या करती है? ये रक्त जो होता है, रक्त हमारा रक्त कहाँ होता है? हृदय में, और हृदय से रक्त को, ये धमनी का काम होता है पूरे शरीर में पहुंचाना। ओके, और जबकि शिरा रक्त को शरीर के अंगों से वापस हृदय तक ले जाती है, ठीक है? हमारे शरीर में जो अंग में जो जहाँ सब खून होता है ना, तो ये शिरा का काम है इसको फिर हृदय तक पहुंचाना। धमनी हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाएगा और पूरा शरीर से फिर खींच के लाएगा कौन? ये शिरा होता है, ठीक है? चलिए सेकंड की बात करेंगे। धमनी की दीवारें मोटी होती, मजबूत और लचीली भी होती है। धमनी की दीवारें कैसी होती है? मोटी, मजबूत और लचीली होती है। लेकिन जबकि शिरा की दीवारें पतली और कम लचीली होती है। शिरा की दीवारें कैसी होती है? पतली और कम लचीली होती है। ये चीज भी आप लोग को पता हो गया। आइए, अभी तक भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की क्लासेस आप लोग के लिए फ्री हो, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, ठीक है, चाहे सोशल साइंस हो चाहे नॉन हिंदी, मैथिली, हिंदी, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आप लोग के लिए फ्री में करवाया जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 22 नंबर कि सूचक क्या है? एक प्राकृतिक सूचक का नाम लिखिए। क्या बताना डियर? कि सूचक क्या है और आप लोग को बताना है एक प्राकृतिक सूचक का नाम। ध्यान दीजिएगा कि जो पदार्थ अम्ल और क्षार की पहचान रंग बदल कर करते हैं। क्या सर? कि जो पदार्थ अम्ल और क्षार की पहचान रंग बदल कर कराते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए लिटमस या हल्दी, ये भी आपका एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस या फिर हल्दी जो है ना, ये आपका एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक का काम क्या होता है डियर? तो सर जी जो पदार्थ अम्ल और क्षार की पहचान रंग बदल कर कराते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। वेरी सिंपल है, आराम से याद हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है उत्तल लेंस को दूसरा नाम क्या? उत्तल लेंस को कहते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है? तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है? आखिर इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्या आपको ये चीज जानकारी है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, आइए समझिए। प्रश्न का आंसर लिखा गया है क्या सर? कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से गुजरती है तो वे लेंस के दूसरी ओर एक ही बिंदु पर मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है? देखिए ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी उत्तल लेंस पे पड़ता है ना, तो वो क्या करता है पता है? हाँ, वो प्रकाश किरण है ना, तो वो प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अभिसरित हो जाती है। क्या हो जाती है? अभिसरित हो जाती है। तो इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। अभिसरित मतलब क्या? देखिए प्रकाश किरण विभिन्न जगहों से आ रहा है और ये एक ही जगह पर आकर के मिल रहा है और यहीं पर अभिसरित हो रहा है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो ये आपका उत्तल लेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन क्या है? इसके 2 उदाहरण भी बताइए। जीवाश्म ईंधन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सटीक आंसर लिखा गया। क्या लिखा गया बताए तो? देखिए लाखों वर्ष पुराने जीव जंतुओं एवं पौधों, देखिए क्या प्रश्न है डियर? यहाँ पर है बाबू कि लाखों वर्ष पुराने जीव जंतुओं एवं पौधों के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या सर? कि लाखों वर्ष पुराने जीव जंतुओं एवं पौधों के अवशेष मतलब मर जाते हैं, सड़गड़ जाता है, तो ये बहुत ज्यादा दिनों के बाद जीवाश्म ईंधन का निर्माण करते हैं। जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है मेरे डियर? ये जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल है। ये किस प्रकार का संसाधन है बताइए? किस प्रकार का संसाधन है? ये अनवीकरणीय संसाधन है ना, ये अनवीकरणीय, जैसे कोयला अनवीकरणीय, पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन। तो ये चीज भी आप लोगों को जानकारी में रखना है। आगे अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। 25 नंबर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको हर हाल में घोल के पी जाना है। सारे के सारे प्रश्न आपको याद रखना है। प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? क्या है डियर? कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? आपको पता है? बताइए तो। कि जब अम्ल और क्षार, क्या है मेरे डियर? कि जब सर जी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके नमक एवं जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जब अम्ल और क्षार, क्या है डियर? कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके
नमक एवं जल बनाते हैं तो उसे उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बताए तो? उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नमक है ना, अम्ल और क्षार ये दिया गया और नमक एवं जल बना, NaCl किसका सूत्र बताए तो HCl आपका अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? HCl अम्ल। ठीक है, ये आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी क्षार हो जाएगा, क्षार। ठीक, NaCl ये आपका नमक का फार्मूला, और आपको ये तो पता ही होगा H2O ये जल का फार्मूला है। तो समझ गए ना कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके नमक एवं जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया ना मेरी बात? तो एक बार प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है ओम का नियम। ओम का नियम 5 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। ओम का नियम क्या है बताइए। और ये 2 नंबर 2 अंक में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और 5 अंक के लिए इस बार 2027 की परीक्षा में 5 अंक में ये प्रश्न पूछा जाएगा ना। ये 5 अंक में मेरे डियर आपके ये प्रश्न परीक्षा में आने वाले। बताइए मेरे डियर, ओम के नियम के अनुसार यदि चालक का तापमान स्थिर नियत रहे तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बात को समझे ना कि ओम के नियम के अनुसार यदि चालक का तापमान नियत रहे अर्थात स्थिर रहे, है ना, तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। जैसे V बराबर आई आर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर R बराबर V बट्टा आई भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, R बराबर V बट्टा आई भी लिखा जा सकता है। समझ गए ना? यस सर। जहां पर V आपका विभवांतर हो जाएगा, I आपका विद्युत धारा हो जाएगा और R आपका प्रतिरोध हो जाएगा। समझ गए ना? V आपका विभवांतर, I आपका विद्युत धारा और R आपका प्रतिरोध हो जाएगा। ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तो उनको क्या क्या चीज आवश्यकता होती है? मेरे डियर लिखेंगे पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न चीजों की आवश्यकता होती है। आपको जरूर लिखना है हेडिंग बना के। बात को समझ रहे हैं ना? यस सर। पहला हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल जरूरी है। क्लोरोफिल बिल्कुल जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है सर जी, और जल H2O भी जरूरी है। समझ गए ना? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये 4 चीज जरूरी है। क्या सर? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चीज है मेरे डियर? मेरे डियर क्लोरोफिल, और इसका दूसरा नाम पता है? क्लोरोफिल का दूसरा नाम पता है? बताइए तो पर्णहरित भी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? पर्णहरित भी कहते हैं। ये चीज भी आपको पता रखना। आइए अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। बताइए क्या है सर 28 नंबर? कि खाने वाला सोडा, मेरे डियर क्या है? खाने वाला सोडा अर्थात बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखना है। आपको लिखना है खाने वाला सोडा के 2 उपयोग निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे मेरे डियर? कि खाने वाले सोडा के 2 उपयोग निम्नलिखित है। जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन ए, सॉरी, पहला उपयोग केक एवं ब्रेड बनाने में खाने वाला सोडा का यूज किया जाता है। अम्लता, एसिडिटी की दवा बनाने में भी खाने वाला अर्थात बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बात को समझ रहा है ना? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। आइए अगला क्वेश्चन। इसमें पता है आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चंस है। हाँ, तो इसलिए आप लोगों को कंटिन्यू पूरा 30 के 30 प्रश्न को याद करना है। ये आप लोग बताइए, आप लोग के लिए पता है? ये आप लोग के लिए HW है। चलिए पूरा पढ़िए तब बताते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? नवीकरणीय, देखिए जो ऊर्जा स्रोत बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्या बताए तो? जो ऊर्जा है ना, जो ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से भी पवन ऊर्जा भी आपका क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा, है ना। तो जो ऊर्जा स्रोत बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है, पुनः पूर्ति किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। जैसा कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो जाए। ठीक है, इसी तरह आपको बताना है मेरे डियर, देखिए जो ऊर्जा स्रोत एक बार समाप्त होने पर जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि कोयला खत्म हो जाएगा, लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करना पड़ेगा। जैसे कि पेट्रोलियम लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ये फिर से उत्पन्न होने की चांस रहेगा। अर्थात ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। इस चीज को आप याद रखेंगे। आइए फाइनली आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अर्थात 30 नंबर सब्जेक्टिव है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या कहते हैं? क्या आपको जानकारी है क्या मेरे डियर कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि श्वसन के दौरान भोजन के विघटन से ऊर्जा एवं ऊष्मा निकलती है। जब हम सांस लेते हैं ना तो श्वसन के दौरान भोजन के विघटन से ऊर्जा और ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं बताए तो? इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए बात को? चलिए आप सभी को एक बात बताना है कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। क्या आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो आप लोग के लिए आना चाहिए? अगर हाँ तो फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आपसे के लिए ये 30 के 30 क्वेश्चन HW में दिया गया है। ये चीज आप लोग को एकदम क्या करना है बताए तो? याद करना है, समझ समझ करके आपको सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना है।
फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, और भी 30, 40, 50, 100, 150 सारे सब्जेक्टिव चुन चुन के लाएंगे और आपको याद कराएंगे, परीक्षा में आपको टॉप करवाएंगे। ठीक है, तो आप डेली जुड़िए हमारे साथ, शाम को 7 बजे लाइव क्लास, फ्री लाइव क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का फ्री क्लास चलता है, तो हर एक चीज़ों का फायदा आप बिल्कुल ले सकते हैं। शाम 7 बजे लाइव क्लास भी चलता है, तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका फायदा ना बहुत ज़्यादा होगा, वो भी फ्री में। क्या आप चाहते हैं? यस, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक हाइप वाला ऑप्शन आता है कमेंट के बाद, तो प्लीज़ हाइप कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और हमारे वीडियो को प्रत्येक दिन देखें और अपनी तैयारी को शानदार करें फ्री में पढ़ करके। थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट्स।